दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी सुनील गोस्वामी एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ से आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा सवाल जुड़ा रहेगा वो डाइवोर्स के केसेस से जुड़ा रहेगा। डाइवोर्स के केसेस की संख्या बहुत बढ़ रही है जो अत्यंत दुखदाई है, लेकिन सिचुएशंस है, चेंज हो रही है, समाज चेंज हो रहा है। डाइवोर्स के प्रोसीडिंग्स के अंदर क्रुएलिटी एक बहुत बड़ा ग्राउंड जो है, क्रुएलिटी को आधार बना के केसेस फाइल किए जाते हैं। बहुत सारे लोग मैक्सिमम केसेस में हम देखते हैं, मेरे प्रैक्टिस के दौरान भी मैंने देखा कि मैक्सिमम केसेस में क्रुएलिटी ही एक बड़ा ग्राउंड है। लेकिन क्रुएलिटी की डेफिनेशन जो है सिचुएशंस, पार्टी की पोजीशंस, पार्टी के स्टेटस, समय और इन चीज़ों के अनुसार जो है हर जगह एक जैसी नहीं होती है। वो अलग अलग केसेस में कोर्ट्स जो है अलग अलग तरीके से उनको डिफाइन करता है। किसी के लिए क्रुएलिटी की कुछ परिभाषा हो सकती है कि किसी के लिए कुछ शब्द क्रुएलिटी माने जा सकते हैं, किसी के लिए उन शब्दों का कोई महत्व नहीं है। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है। हालांकि ये जो मामला है ये हो सकता है बहुत से लोगों को रिलेट करे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो प्रश्न क्या है कि क्या अगर पत्नी के रिश्तेदार पति के घर में, मेरी लिखाई ऐसी है, घर में आकर रहने लगे, तो क्या ये क्रुएलिटी है? ये जो मामला है, आइए चलिए बात को आगे बढ़ाएं। इसके थोड़े मामले के फैक्ट्स को हम लोग समझ लेते हैं। फैक्ट्स क्या है इस केस के अंदर? शादी जो हुई थी 15 दिसंबर 2005 को शादी हुई। 15 दिसंबर 2005 को शादी हुई। शादी के बाद, शादी जब हुई तो ये नाबा द्वीप नाम की कोई जगह है, वहाँ पे जो है ना मैट्रिमोनियल टाइज बंधी और वहाँ पे मैट्रिमोनियल होम में हस्बैंड वाइफ ने रहना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि पति की जो है, हस्बैंड की जो है ट्रांसफर हो जाती है कोलाघाट में। ये शादी हुई 2000 मार्च 2006 में ट्रांसफर हो जाती है कोलाघाट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। फिर 2006 से लेके और 2008 तक, मई 2008 तक दोनों पति पत्नी कोलाघाट में रहते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि कोलाघाट में वो रहते हैं एंड मिसेस मजू जो ये वाइफ है, इनको एम्प्लॉयमेंट रेलवे में एम्प्लॉय थी और 2008 में मई 2008 के अंदर नारकेल डांगा में इनकी वाइफ की पोस्टिंग हो जाती है। और ये जो है कोलाघाट से जो ये वाइफ है, ये नारकेल डांगा के पास में जो क्वार्टर वगैरह मिलते हैं उनको, ये वहां पे शिफ्ट हो जाती है। बात नहीं बनती है, दोनों के बीच में मतभेद रहते हैं। और फिर 25 सितंबर 2008 को डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जाती है हस्बैंड के द्वारा। हस्बैंड ने डाइवोर्स पिटीशन फाइल की क्रुएलिटी एंड डिजर्शन के बेस पे। तो पिटीशन फाइल होती 25 सितंबर 2008 को। इसके तुरंत बाद 27 अक्टूबर 2008 को 498 स्वाभाविक है, दर्ज होना ही था का मुकदमा दर्ज वाइफ की तरफ से, जो हस्बैंड है उसके और उसके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर वो दर्ज करवा देती है। मामला चलता है, केस डाइवोर्स प्रोसीडिंग चलती हैं, गवाहियाँ होती हैं, बयान होते हैं। और ये जो डाइवोर्स पिटीशन है, ये जो हस्बैंड ने फाइल की थी, ये डिसमिस हो जाती है फैमिली कोर्ट के अंदर। फैमिली कोर्ट इसको डिसमिस कर देता है कि भाई ये कोई आधार नहीं है। डिसमिस हो जाती है। इसके बाद मामला जो है
हाई कोर्ट के अंदर पहुंचता है। हाई कोर्ट में ये केस जाता है, कलकत्ता हाई कोर्ट का ये मामला है, कलकत्ता हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट इस केस को बड़ा डिटेल के अंदर जो है ना स्टडी करती है और यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस करती है, लेकिन जो मेन एक पॉइंट है वो ये डिस्कस हुआ है इस केस के अंदर, जो मैंने आपसे टाइटल में भी शेयर किया था कि क्या रिश्तेदार परिवार वाले आके घर में रहना शुरू कर दें तो क्या ये भी क्रुएलिटी माना जाएगा। यहाँ पे रेलिवेंट पैरा नंबर 48 है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द मदर ऑफ द रिस्पोंडेंट वाइफ would not have lived at Kolaghat residence of the appellant if he extorted her pension or respondent's earned money. In any event, the continuous presence of Mosami Pal and others of her family at the residence of the husband despite his objection, husband की objection के बाद भी, and discomfort on such count is borne out of the records, मतलब रिकॉर्ड से ये निकल के आ रहा है गवाहियों से कि हस्बैंड के मना करने के बावजूद भी मौसमी पाल एंड अदर फैमिली मेंबर्स वर रिजाइडिंग इन द हस्बैंड्स हाउस डिस्पाइट हिज ऑब्जेक्शन। सच imposition of friend and family of the respondent of the husband at his will, sometimes even when the respondent wife herself was not there, मतलब कई बार ऐसा होता था कि वाइफ भी नहीं है फिर भी वो रिश्तेदार जो है घर में आके डेरा जमा के रहते थे ओवर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय के अंतराल पे या काफ़ी लंबे समय के लिए, कैन डेफिनेटली बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज क्रुएलिटी, can definitely be constituted as cruelty since it might very well have made life impossible for the appellant which would come within the broader purview of the cruelty। मतलब हाई कोर्ट का क्या कहना है कि यहाँ पे अगर इस तरीके से हस्बैंड की प्राइवेसी में हस्बैंड के घर पे आके जो वाइफ के रिश्तेदार हैं वो आके डेरा जमा लेंगे और तब भी जब वाइफ घर पे नहीं है, वो कहीं और है और हस्बैंड है और वहाँ पे आके जो है ना रिश्तेदार डेरा जमा लेते हैं और लंबे लंबे समय के लिए आके बैठ जाते हैं और बिना उसकी मर्जी के, तो ये इट विल अमाउंट टू क्रुएलिटी। तो ये एक आधार माना गया और इसके अलावा भी कई सारे इसके अंदर जो है ना ग्राउंड्स हैं, लेकिन ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है। ये केस मैं आपको बता देता हूँ, FA नंबर 1 ऑफ 2022। आपको इसकी कॉपी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये 19/12/2024 का ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता का ये जजमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करते रहें। धन्यवाद।